निवेदन है कि वो अपना ईमेल एड्रेस से नीचे डॉक्टर राजेश कहीं नहीं है। थोड़ा सा प्रोग्राम परिवर्तन है। हमारे जो अतिथि जी पधारे हुए हैं बीजीएम कॉलेज में, वो पुलिस की परीक्षा लगी हुई है तो सबको कहीं जाना है, तो उसमें कॉलेज की कुछ यादें अपने साथ ले रहे हैं। तो सर ये टीआरपी वाले वीडियो होते हैं, एडवर्टाइजिंग वाले होते हैं। मैं जो बनवा रहा हूँ, हमारा दिल्ली के अंदर काम चलते हैं। तो मेरा दिल्ली का ही है, रहने वाला बिहार का ही फुल कंपनी को देखते हैं, हायर सैमसंग एलजी। आपको नहीं आए इधर पहले, मना कर देते हैं ना, इधर नहीं बोलते हैं। मुख्य अतिथि का आचार्य से निवेदन कि वो हमें बस और इस करके मैं करने में जब आता बोले थे कि कंपनी को कंप्लेंट करनी है। मैं आपको क्या दिन बताया कि सर्विस सेंटर को सस्ता चाहिए, हम लोग महंगा क्यों ना होंगे। तालियां बजाते हैं। होता हाँ, अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो आगे काम सॉर्ट आउट होगा जब ही पेमेंट होगी। बता रहे क्यों मेरा जला दिया है, ये देखिए इसको जला दिया और ट्रे को ये जला, इसको जलाना चाहिए, जला के ये नहीं कहाँ पे जाता है पता नहीं, यहीं पे गैस हम लोग तक नहीं। थोड़ा ही आग लगता है, ये देखिए उसमें हल्का अच्छा पीसीएम महाविद्यालय के प्राचार्य जी को अनुवस्त्र एवं इस पश्चिम पेंट करने की कृपा करें। प्राचार्य जी मना किया था कि भाई ये तुम गलत लगा रहे हो, तो नहीं आप ही जानते हैं ना, हम वही लगा हुआ था, वैसा ही लगता है। हाँ तो वो वाला खोल के लो आप जितना सब कंपनी का लगा हुआ था। नहीं तो उठा रही थी झगड़ा बर्तन का पहला चालू हुआ बरोबर करके कैसे भी चला दिया होंगे, 8-10 दिन बाद फिर वही प्रॉब्लम, फिर कंप्रेसर खत्म हो गया। आमंत्रित करना कि वो आए और अपना कीमत एड्रेस देने की
बाटे 15-20 दा फोन की में इन्हें ना उठावत है। मुकेश बिरजे से मना किए हैं, इन्हें उठावत ना है। उनके लगे तो ठीक क्या हुआ बात नहीं जाता तो बताइए भले अभी बताइए ना बाबा तब का बताओ। इस 2 दिवसीय नेशनल सेमिनार के अवसर पर ये पीछे आवाज नहीं सम्मानित मंच अंदर नया अपना टूल पे रखा है, वो इन्वर्टर टूल का गीता महाविद्यालय दिखा रहे हैं के पूर्व प्राचार्य जरूर बोल बैठा है। और इस के सेमिनार के अतिथि के रूप में हम सब लोगों के बीच में खराब है, वो खराब है, हमारे हमारा विश्वविद्यालय साल से चल रहा है। का वही है कॉलेज निदेशक परम आदरणीय हो गया, कंप्रेसर खराब हो गया, सब खराब हो गया। परम श्रद्धेय बढ़िया लागत बाकी यही ना आया तो सही मूर्धन्त विद्वान एग्रोनॉमिस्ट नमवाई क्योंकि मैं उनका बीएससी एग्रीकल्चर पीजी का छात्र रहा, यूजी का छात्र रहा और पीएचडी का साथ में मुझे साथ मिलता रहा। ऐसे कितने ग्राम गैस आता है? राशि ये बड़ा सुखद क्षण की मैं अनुभूति कर रहा हूँ। वर्मा सर क्योंकि पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एंड हेड और आरबीएस जैसी संस्था एशिया में सबसे बड़ा कॉलेज सजाए नहीं ना सजाए पूरे भरमार मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। और इसके साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हुए डॉक्टर इजरार अहमद जी जो किसी व्यस्तता की वजह से अभी चले गए हैं पीजीएम महाविद्यालय दुनियापुर। जनता महाविद्यालय अजीतमल के यशस्वी प्राचार्य डॉक्टर ए शर्मा जी और प्राचार्य डॉक्टर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और इसके साथ ही हमारे सामने सीएसए से पधारे डॉक्टर विवेक द्विवेदी जी त्रिपाठी जी सेमिनार के कन्वीनर डॉक्टर योगेश कुमार साहू जी, को कन्वीनर डॉक्टर पंकज जोशी जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर उमेश और को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर माधव मिश्रा जी और यहाँ उपस्थित सभी प्रोफेसर बंधु, प्राध्यापकगण और प्यारे विद्यार्थी। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सर ने भी प्रकाश डाला है ये मॉडल के सिस्टम को सस्टेन करने के लिए जो कंपनी बनाती है ना, इन चारों का समावेशी प्रयोग होना चाहिए के साथ। जैसा हमारा आज का बहुत अच्छा टॉपिक है और वास्तव में हमारे पूरे कंट्री की अगर हम बात करते हैं तो आज जैविक खेती और प्राकृतिक खेती का धीरे धीरे हम लोगों का माइंड सेटअप आ रहा है कि हमें कहीं ना कहीं अपने पूरे सिस्टम को बचाना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय कृषि हमारी आजीविका, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत।
इसका मूल आधार है। एग्रीकल्चर इज द फाउंडेशन ऑफ आवर लाइवलीहुड, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड हेरिटेज। तो ऐसी दशा में जहाँ के देश की अभी भी 60% आबादी खेती पर डिपेंड है, और जो प्राकृतिक स्रोतों की हम लोग बात करते हैं, भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है। इस समय 18% आबादी भारत में निवास करती है। चाइना को हमने मई 2023 में पीछे छोड़ दिया, यानी दुनिया का हर 18वां व्यक्ति भारतीय है। दूसरा, प्राकृतिक स्रोतों की जब हम बात करते हैं, डाटा एनालाइज कर रहे हैं, तो पूरे दुनिया में हमारा 7वां नंबर है, और 2.4% जमीन भारत के हिस्से में है दुनिया की अगर हम बात करें। पहला अपना रशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना है, उसके बाद हमारा भारत का नंबर आता है। यानी 18% हमारे पास आबादी है और 2.4% मात्र हमारे पास है। दूसरा प्राकृतिक स्रोत जो महत्वपूर्ण है वो पानी है। दुनिया के जितने भी जल स्रोत हैं उसमें से भारत के हिस्से में मात्र 4.5% पानी हमारे पास, और इस 4.5% पानी में 2.5% जो वाटर है वो समुद्री खारी जल है, जो हमारे भारत की सीमाओं में है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो जो फ्रेश वाटर हमारे पास है वो 1.5%। थोड़ी देर आबादी दुनिया का जो लैंड होल्डिंग है उसमें से 2.4% हमारे पास लैंड है। अच्छा पानी, ड्रिंकिंग वाटर, इंडस्ट्रियल यूजेज और एग्रीकल्चर के लिए जो यूज कर रहे हैं वो जो है हमारे पास 1.5%। क्योंकि हमारा टॉपिक रिसोर्स कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन पर्सपेक्टिव। तो पानी का 80% पानी हमारा खेती में जा रहा है, और पूरा ग्लोब इस समय अगर हम बात करते हैं जल त्रासदी से जो है ग्रसित। तो ऐसे समय में इस सेमिनार का वास्तव में हमें यहाँ से अपने हो क्या रहा है, जब तक हमारा माइंड सेट नहीं होगा हर व्यक्ति का, पानी की बर्बादी, मिट्टी की बर्बादी, जंगलों का विनाश, ये सब चीजें कहीं न कहीं हमारे सामने आ रही हैं। आज आवश्यकता है जंगल, जमीन, जीव जंतु और जलवायु की संरक्षण। तो इन्हीं सब बातों को लेके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। भारतीय कृषि का जो परिदृश्य है, जैसा हम सब जानते हैं, हमारे देश का जो टोटल जियोग्राफिकल एरिया है वो 3 to 8 मिलियन हेक्टेयर है। विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में बैठे हैं और वास्तव में यही हमारी पूंजी है। तो 328 मिलियन हेक्टेयर, 1 मिलियन हेक्टेयर में 10 लाख होता है, और इसका 139 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल ऐसा है जिस पर हम खेती कर रहे हैं। और ये जो खेती का क्षेत्रफल है इसमें 60% क्षेत्रफल ऐसा है जिस पर सिंचाई के साधन हमारे पास मौजूद है। 60% ऑफ टोटल कल्टीवेटेड एरिया our country is present in dry land or we can say rain fed agriculture। और 60% क्षेत्रफल से टोटल भारत का जो खाद्यान्न उत्पादन है, लास्ट ईयर का डाटा है 316 मिलियन टन। 316 मिलियन टन का 40% पार्ट जो है हमारा इन बारानी क्षेत्रों से आता है, जहां सिंचाई के कोई साधन हमारे पास मौजूद नहीं है, और बाकी का 60% पार्ट जो है खाद्यान्न का 40% सिंचु क्षेत्र से आता है। आप समझ सकते हैं कितना हमारा ये भारतीय कृषि का जो सिस्टम और जो चीजें हैं
दूसरी तरफ ग्रीन रेवोल्यूशन एरा, आप सब जानते हैं, हरित क्रांति का दौर, जो सब चीजें हमारे पास, सक्सेस स्टोरी हमारे पास है। लेकिन 1990 के बाद टिकाऊपन की बात होने शुरू हो गया, सस्टेनेबिलिटी। तब तक कहीं कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारा उद्देश्य खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना था, कंट्री के फूड सिक्योर करना था। तो 1990 के बाद ये प्राकृतिक स्रोतों का जो दोहन, चाहे राइस फीड सिस्टम जो हमारा खाद्यान्न आधारित जो फसल चक्र है, उसमें लगातार कुछ चीजें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से मिट्टी, पानी और पर्यावरण जो हुआ है। तो उन्हीं सब टॉपिक को लेके मेरा जो आज का टॉपिक है, जैसा सर अभी कह रहे थे अपने वक्तव्य में सीडीसी सर, एक समन्वित होना चाहिए। जैविक और प्राकृतिक का कॉन्सेप्ट अपनी जगह है, पर मेरा मानना यह है कि हमें इंटीग्रेशन करके चलना चाहिए। अभी भारतीय परिस्थितियों में जहां 18% देश की आबादी है और प्राकृतिक आपदाएं हमारे साथ हैं, कभी सूखा है, कभी बाढ़ है, पूरे साल बहुत सारा एरिया हमारा ऐसा है, कभी सूखा से, कभी बाढ़ से, कभी बीमारियों से। तो हमें एक बीच का रास्ता लेके चलना होगा, इंटीग्रेशन, समन्वित, समग्र, संगतशील, टिकाऊपन। और उसी को लेके आज का ये टॉपिक है, इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट, समन्वित फसल प्रबंधन, एन अप्रोच टू सस्टेनेबल क्रॉप प्रोडक्शन। स्लाइड ये बताइए, अच्छा वहां से मैं आप चेंज करता हूँ, मैसेज जी करिए, फर्स्ट पकड़िए सर, बैक चेंज। देखिए, इंडियन एग्रीकल्चर शेयर टू द नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। विद्यार्थी आप लोग देखते चलना, ये सब आपके जनरल नॉलेज और टेस्ट में आता है। इस समय 20.19 जो है हमारा जीडीपी एग्रीकल्चर से आ रहा है। अभी गत 5-6 वर्षों में ये 14% पे आ गया था, 14%। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट्स के एफर्ट्स और किसान और वैज्ञानिकों का थोड़ा सा और खेती किसानी का जो थोड़ा इस समय ध्यान दिया जा रहा है, तो उससे हमारा जो जीडीपी है एग्रीकल्चर से 20.19%, while that of agro based industries share to GDP is around 33%। यानी एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे शुगर इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री है, वाइन या उस तरह के जो अलाइड इंटरप्राइजेस हैं, उनसे जो शेयर 33% है। तो टोटल मिला के आप ये कह सकते हैं कि आज भी 53.19% ऑफ द जीडीपी टोटल एग्रीकल्चर से 20 और 33% इंडस्ट्रियल जो एग्रो बेस्ड है, उन सब से मिला के आज भी हम भारत की अर्थव्यवस्था का लगभग 53% जो है हमारा एग्रीकल्चर से आ रहा है। The food, nutritional, livelihood and environmental security of the country also depend on progress of agriculture. In agriculture, progress of agriculture is sustainable, यानी भारत की जो खाद्य सुरक्षा है, पोषण सुरक्षा है, आजीविका है और पर्यावरण की जो सुरक्षा है, वो सब तभी मेंटेन हो सकती है जब हम अपनी एग्रीकल्चर को जो है टिकाऊपन उसका दे सकते हैं। इन नटसेल, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी।
कोई नहीं, हो जाएगा, बस थोड़ा नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट ठीक है। However, unscientific and indiscriminate use of land, fertilizer, water, chemical and machinery resulted in many problems and challenges such as decline in factor productivity, natural resource waste, soil health, water availability and biodiversity, increasing incidence of diseases and pests, shift in wheat flora, emergence of herbicide resistance and multi-nutrient deficiencies, socio-economic changes and pollution and contamination of soil, water and so on. यानी इस समय जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर का, वो डिक्लाइन इन फैक्टर प्रोडक्टिविटी, नेचुरल रिसोर्स, सॉइल, ये सब कहीं ना कहीं जो है हमारा इंडिस्क्रिमिनेट यूज जो फर्टिलाइजर का हुआ है, जो इनपुट है हमारे फॉल्टी एग्री प्रैक्टिसेस, इसको हमें गैप में कन्वर्ट करना है गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। And the last, our approach to agriculture therefore needs to be redefined in the context of climate resilient integrated resource management with low risk vulnerability, however factor productivity and sustained farm productivity with safe food and environmental quality। यानी कहने का मतलब ये है, इस समय जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक उष्मीकरण के दौर में हमें किस तरह से इन चीजों को समाहित करना है ताकि हमारा पर यूनिट लैंड एरिया के अंदर हमें मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, प्लस किसान के खर्चे को भी कम करना है। तो खेती में जो लगातार जो लागत बढ़ रही है उसको हम किस तरह से मिनिमाइज करें, किस तरह से सस्टेन करें ताकि फार्मर्स और हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है हेल्दी रहे। दिस इज आवर ultimate goal of the present day situations. Next please, integrated crop management जो concept की जो अगर हम बात करते हैं, Food and Agriculture Organization has adopted the concept of integrated crop management in agriculture and is of much significance and relevance than the individual approach of soil, water, nutrient, crops, pest and energy management। यानी FAO जो हमारा विश्व खाद्य संगठन है, उनका कहना ये है कि हम सबको होलिस्टिक वे में लेके चले, सबको एक यूनिट मान के काम करें, चाहे सॉइल है, वाटर है या क्रॉप है, तो वही हमारा एक जो है कॉन्सेप्ट के रूप में आप इसको कर सकते हैं। FAO suggested the use of good agriculture practices gap for raising a good crop are integrated nutrient management, integrated weed management, integrated disease management, integrated pest management and integrated tillage and water management। These are the five pillars integrated crop management। डायग्राम के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी को हमें मेंटेन करना है। नेक्स्ट प्लीज। is an alternative system of production which conserves and enhances natural resources while producing quality food on an economically viable and sustainable foundation। क्या होगा? Crop management is composed of 3 words। स्टूडेंट्स के लिए आप ये देख लीजिएगा कि आपके 6th सेमेस्टर में है BSc एग्रीकल्चर, फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। 6th सेमेस्टर का पेपर एग्रोनॉमी का आपका यही है। तो इंटीग्रेटेड क्रॉप और मैनेजमेंट, 3 चीजों को लेके हम इसको चल रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज सर। ग्रोथ ऑफ ICM, ये उद्देश्य जो हमारा क्या है, अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, वो आप देख सकते हैं। फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, और आज हम खाद्यान्नों के रूप में आत्मनिर्भर हैं। खुशी का कारण है कि भारत सरकार देश की 80 करोड़ की आबादी को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बहुत कम पैसे में चावल और गेहूं का उनको जो है वितरण किया जा रहा है। अगर हम
हमारी फूड सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई तो कहीं ना कहीं हम इन चीजों को जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी देश के अंदर बहुत बड़ी आबादी ऐसी है, कम से कम 2 करोड़ व्यक्ति जो बच्चे आज ऐसे हैं जो उन्हें प्रॉपर भोजन और एजुकेशन आज भी नहीं मिल रही। तो फर्स्ट गोल जो हमारा है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। दूसरा है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। पहले हम खाद्य सुरक्षा की बात करते थे, आज हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा रिजर्व इस समय रखा हुआ है, FCI और तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे। लेकिन दूसरी जो समस्या है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अभी मैं देख रहा था एक न्यूज में कि अभी भी भारत के न्यू बॉर्न बेबीज, जो नवजात बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो बिलो अंडर वेट है, प्लस माल न्यूट्रिशन का शिकार। कुपोषण और बिलो बर्थ वेट की वजह से जो हमारी ह्यूमन जो हमारी शक्ति है वो कहीं ना कहीं उसके पोषण की जो बात है उस पोषणता को भी हमें इसके द्वारा मेंटेन करना होगा। तीसरा एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। आप सभी को मालूम है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी अवर टोटल एरिया अंडर जो है फॉरेस्ट 33% होना चाहिए, लेकिन अभी भी जो है हम लगभग 21% के आसपास हमारा फॉरेस्ट एरिया है। मध्य प्रदेश नंबर 1 है। तो कहीं ना कहीं हमें एनवायरमेंटल सेफ्टी या एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम को भी हमें इसमें जो है लाना होगा, ताकि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन जब्तीकरण जो शब्द आप सुनते रहते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हमारा जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, उसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम और पेड़ पौधे लगाकर कार्बन सिंक के रूप में हम जमीन में उसको ले जाएं, ताकि मिट्टी की उपजाऊपन और वातावरण के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते। दिस इज द थर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट। चौथा है जो सबसे महत्वपूर्ण है इकोनॉमिक वायबिलिटी, क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए किसान और विद्यार्थी, आप लोग जानते हैं, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, यानी कॉस्ट कितनी आ रही है और कितना उसका बेनिफिट हो रहा है, तभी किसान उस टेक्नोलॉजी को जो एक्सेप्ट कर पाएगा। तो क्या उसके अपने सिस्टम में वो आर्थिक वायबिलिटी क्या एक्सेप्ट कर पा रहा है? दिस इज द फोर्थ ऑब्जेक्ट ऑफ ICM एंड लास्ट वन इज सोशल एक्सेप्टेबिलिटी। क्या समाज, क्या हमारा परिवेश उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है? तो दिस इज द और अल्टीमेटली ऊपर भी दिया है टू प्रोवाइड एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स इन एन एफिशिएंट मैनर, मिनिमाइज कंजम्पशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल एंड अदर रिसोर्सेज, safeguard the quality of soil, water and the air, preserve visible biodiversity and the landscape. Next please. Why integrated crop management? क्यों आवश्यकता है इसकी? प्रश्न ये उठता है, कोई चीज, कोई विचार हम लेके जा रहे हैं तो उसकी क्या जरूरत है? Intensive production system, especially in productive agroecological regions, have implicated directly and indirectly with a set of vulnerabilities known as climate change, chemical contaminated food, deteriorated soil and water in ecosystem. This is the 4 problems जिसकी वजह से हमें इस पूरे सिस्टम को होलिस्टिक वे में टिकाऊपन देने की आवश्यकता है। In order to address all these challenges in farm sector, it is directly needed to evolve new technological advancement as scale, natural at regional and national level to scale up ICM technologies in agriculture. Next, ये वही जो गोल और ऑब्जेक्टिव मोरल लेस वही है, ecological balance, quality food and fodder, sustainable output growth and adequate buffer stock, sustainable employment generation and livelihood security, risk reduction and resilience,
stability in production, sustained stability. These are the different objectives of ICM. Next, key element of ICM, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और ये भी कोई चीजें नई नहीं है जो मैं आपको बताऊं, लेकिन उनको कहीं न कहीं हमें एक होलिस्टिक वे में, एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक माइंडसेट के द्वारा हमें उस पर काम करना है। कंपोनेंट, एक तरफ कंपोनेंट दिया हुआ है, एक तरफ जो है उसका क्या, उसका ऑब्जेक्ट है। मिनिमम टिलेज एंड कंजर्वेशन टेक्निक्स, मिनिमम टिलेज, या आज तो हम बात कर रहे हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का, कि हमें सॉइल की जो अपर जो लेयर है उसको हमें रफनेस रखना है, क्रॉप रेजिड्यू उसमें डाल के रखना है,